हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है फॉर द अपकमिंग सीए इंटर एग्जामिनेशंस। In this video, we are going to discuss the statutory update that has been released by the Institute for the upcoming January 26 examinations. And I will be also discussing the revision test paper for the objective part of income taxation. Okay, so let us start. Now, before directly going on to the statutory update, बहुत ज्यादा amendments नहीं है, बहुत ज्यादा updates नहीं है. There are only two updates that are given in the statutory update, so that is a good thing for us. कौन सा मटेरियल रेलेवेंट है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड नो कि हमको कौन सी मॉड्यूल रेफर करनी है, हमारा बेस मटेरियल क्या रहेगा. सो अक्टूबर 24 एडिशन विच इंक्लूड्स द अमेंडमेंट्स एज ब्रॉट इन बाय द फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2024, दैट इज असेसमेंट ईयर 25-26. वो मटेरियल है हमारा बेस मटेरियल. एंड उसके बाद any circulars notifications issued up to 30th of June 2025 will be relevant for our examination. Okay, so इस अपडेट में उन्होंने वो स्पेसिफिक सर्कुलर्स इंक्लूड किए हैं जो कि हमारे अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट रहेंगे. सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस कवर दोस टू notifications and then we will go to the revision test papers. So before starting again, प्लीज मेक श्योर आप सही मटेरियल रेफर कर रहे हो और सारे अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हो. ऑल्सो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 जो आया था 2024, दैट वाज अ वेरी मेजर बजट. उसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए, काफी मेजर अमेंडमेंट्स हुए. So there are separate videos which I had prepared, which are already on my channel. You can also refer them to specifically focus on the amendments that have been brought in by the Finance Act 2024 number 2, because उस पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है. ठीक है, सो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वहां पर हम लोगों के पास अमेंडमेंट का स्पेसिफिक हम लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर प्रोविजन इस डेट से अमेंड हुआ है. सो हमें एग्जाम में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है, चलिए सो शुरू करते हैं. पहले क्विकली छोटे छोटे से सर्क्यूलर्स हैं एंड देन वी विल गो टू दिस आर रिवीजन टेस्ट पेपर. सो कैपिटल गेन यूनिट नंबर 4 में एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है. सेक्शन 54 ईसी हम सब लोग जानते हैं. सेक्शन 54 ईसी गिव्स यू बेनिफिट और यू कैन से एग्जेम्पशन टू द कैपिटल गेन्स इफ यू हैव long term capital gain, and in that particular case if that is the particular gain is invested into some specified bonds within 6 months from the date of the transfer, देन आपको उस कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाता है अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 lakhs. राइट, सो सपोज आपका गेन है 40 lakhs, आपने 40 lakhs गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, आरईसी वगैरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए, तो आपका 40 lakhs का गेन जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ अगेन देयर आर स्पेसिफिक असेट्स जो कि ट्रांसफर होने चाहिए. सो विच असेट्स are required to be transferred, within which period and all, there are those conditions which we already know 54 EC में क्या क्या conditions है. Now if those assets that gain is invested in any bond which has been notified under 54 EC, you will be eligible for the exemption. वहां पर एक नया बॉन्ड नोटिफाई किया गया है. So bonds issued by Housing and Urban Development Corporation Limited, वो बॉन्ड्स को भी दे हैव बीन नोटिफाइड फॉर 54 EC. सो अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, एंड यू आर इन्वेस्टिंग the gain within 6 months from the date of transfer into a bond which is issued by HUDCO, then also it will be applicable for the exemption. Okay, so that is a new bond which has been notified. So ये हम लोगों को ध्यान रखना है. Again, as I told, maximum benefit is अप टू 50 lakhs. उन सब चीजों में कोई चेंज नहीं है, वो जैसा प्रोविजन हम लोगों ने सिलेबस में पढ़ा है वैसा ही है. It's just that one more bond has been notified. Okay. Next is provision for filing return of income and self-assessment. So we all know there are various sections and provisions which are applicable for linking of Aadhaar and PAN or intimating the Aadhaar or PAN and all those things. So वहां पर एक नया notification आया है. Notified date for intimation of Aadhaar number by person who has been allotted PAN before 1st of October 2024, October 2024 on the basis of Aadhaar enrollment ID. तो अगर आपको आधार एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे पैन अलॉट हुआ था बिफोर 1st of October 2024, तो आपको आधार नंबर नोटिफाई कब तक करना है उसकी डेट नोटिफाई करी गई है. सो 1st of October 2024 से द ऑप्शन ऑफ कोटिंग एनरोलमेंट आईडी फॉर द पैन एप्लीकेशन has been discontinued. ठीक है, so every person who has been allotted a PAN and who is eligible to obtain Aadhaar has to intimate his Aadhaar to the prescribed authority
Further, a person who has been allotted PAN on the basis of enrollment ID of आधार 1 अक्टूबर से पहले उसको अपना आधार बताना पड़ेगा। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल सितंबर 24 में मैं पैन अप्लाई कर रही थी, तब मेरे पास आधार नहीं था बट आधार एनरोलमेंट आईडी था, उसके बेसिस पे मेरा पैन अलॉट हो गया। लेकिन अब मेरे पास आधार आ गया है तो मुझे मेरा आधार का नंबर जो है वो इंटीमेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो इंटीमेट करने का जो डेट है दैट हैज बीन नोटिफाइड, दैट इज अप टू 31st of December, right? So क्या बोला गया है उन्होंने, any form which has been filed before October 2024 has to intimate his Aadhaar number to the prescribed authority on or before 31st of December or any such date. So अभी तो 31st of December है, आगे पीछे अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो इसके आगे की कोई डेट भी नोटिफाई कर सकता है, ठीक है? So this is very important, this is to be kept in mind. These are very easy going circulars which have been given in the relevant for our attempt. Okay, so chaliye now let us start. So moving on to the revision test papers. रिविजन टेस्ट पेपर्स में या इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट कवर कर रही हूँ. सो लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ बहुत बेसिक और बारीक चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है? जब भी मैं हमेशा ये हर वीडियो में मैं बताती हूँ, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, कि क्वेश्चन रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रीच टू द करेक्ट आंसर, ठीक है? बहुत बार चीजें क्वेश्चन में हिडन होती है बट हम लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट द रीडिंग द क्वेश्चन, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जिसको कहा जाता है, ठीक है? तो एक एक पॉइंट हम ध्यान से पढ़ेंगे एंड देन हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. So let us start. Mr. Vivek Malhotra, an Indian resident, ठीक है, has 4 residential properties in India. 2 of them are in Delhi and one is self-occupied. Second is let out for monthly rent of 1,40,000 to Sushil, a salaried individual. ठीक है, तो अब दो बातें समझ में आई. दो जगह प्रॉपर्टीज है, दिल्ली और मुंबई. दिल्ली में एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक लेट आउट टू अ सैलरीड इंडिविजुअल फॉर 1,40,000. अब सैलरीड इंडिविजुअल को लेट आउट है, लेकिन फिर भी अगर रेंट हमारा 50,000 पर मंथ से ऊपर है तो हमारे ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, मतलब पेयर के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा. ये चीज हमको ध्यान रखनी है ना? द अदर 2 प्रॉपर्टीज आर इन मुंबई. तो टोटल 4 प्रॉपर्टीज है जिसमें से 2 दिल्ली में है, 2 मुंबई में है. To reduce his tax liability, he gifted one of the residential properties in Mumbai to his wife and one to his minor daughter without adequate consideration. तो यहाँ पर तुम्हारा डीम्ड ओनर वाला तुमको याद आ रहा होगा प्रोविजन, कि हाँ यार, हाउस प्रॉपर्टी अगर वाइफ को या माइनर चाइल्ड को दिया है और अगर वो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है तो ट्रांसफरर विल बी द डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, है ना? Expected monthly rent of self-occupied property in Delhi is 50,000 and expected monthly rent of property in Mumbai is 75,000 each. तो बेसिकली उसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से 2 तो एक्चुअली उसी के पास रखी है उसने, ऑन पेपर भी उसी की है. एक लेट आउट है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है. जो 2 मुंबई की थी उसने एक वाइफ को दे दी, एक माइनर चाइल्ड को दे दी, लेकिन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए नहीं दिया है. और वो भी दोनों खाली पड़ी हैं जिनका एक्सपेक्टेड रेंट आपको दिया है. तो 3 प्रॉपर्टीज खाली हैं, एक एक्चुअली लेट आउट है. खाली है एज इन एक्चुअल लेट आउट नहीं है, है ना? नाउ he paid municipal taxes of 1,20,000 for let out property. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. In addition, Vivek sold a plot of land in Bangalore in on 19th of December 2024. Again a very very important date. 23rd of July 2024 से हमारे कैपिटल गेन के जो सारे प्रोविजंस थे वो सब में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया गया है. इंडेक्सेशन हट गया, देन देयर वर अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स, टैक्स रेट्स चेंज. तो ध्यान रखना है कि ट्रांसफर डेट क्या आई है क्वेश्चन में, ठीक है? 49 lakhs for which he has paid, one person has brokerage. Stamp duty was 55 lakhs. तो 49 के विद इन हमारा 50C के प्रोविजन देखें तो 10% से ऊपर चला जाता है, तो हमारा डीम्ड सेल कंसिडरेशन विल बी 55 lakh. The plot of land was purchased by him in 1992, that is before 1st of April 2001, for 3 lakhs. Fair market value and stamp duty value of this plot of land as on 1st of April 2001
वर 7.2 एंड 7 लाख। तो 1/4/2001 के पहले की प्रॉपर्टी है, तो हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी पड़ेगी, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 April 2001, whichever is higher. However, in case of the immovable property, the fair market value cannot exceed the SDV. तो in any case SDV जो है वो हमारी मतलब मैक्सिमम अगर SDV है तो SDV will be considered। तो यहाँ पर कॉस्ट 3 लाख है, WDV सॉरी हमारी फेयर मार्केट वैल्यू 7.2 है, तो whichever is higher 7.2, but this cannot exceed the stamp duty value which is 7, तो हमारी cost of acquisition will become 7 respectively। Okay, Mr. Vivek invested 12 lakhs in RECL bonds on 15th of July 2025। ये इन्वेस्टमेंट करना होता है आपको विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। एज इट इज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months ये बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे, है ना। फर्दर ही हैज टेकन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ऑन 15th of May and policy B on 1st of July for 10 years with a sum assured of 35 and 25 lakh and annual premium is 3.5 and 2.5। तो 10% वाले लिमिट में है जो ATC का हमारा LIC का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का लिमिट होता है ना। चलो, मिस्टर विवेक इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स एंड केस सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है जी, देख लेते हैं। कंप्यूट द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ 4 प्रॉपर्टीज है, मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट फॉर्मेट में बनाया हुआ है। हाउस 1, हाउस 2 दिल्ली, हाउस 3, हाउस 4 मुंबई। हाउस 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसका एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया हमने। हाउस 2 तो एक्चुअल लेट आउट है, तो वहां हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। एक्चुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस मैंने कर दिया म्यूनिसिपल टैक्स। 15,60,000 में से मैंने 30% माइनस कर दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन। कोई हाउस लोन नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट प्रॉपर्टी है। ठीक है, बचे ये 2 और घर, हाउस 3 और हाउस 4। नाउ सी, अब अल्टीमेटली हाउस 3 हाउस 4 माना तो ओनर का ही जाएगा, मतलब माना तो हमारे विवेक का ही जाएगा क्योंकि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट था। तो एक तरीके से मुझे क्या करना है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकती हूँ। ठीक है, सो अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इनमें से किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसिडर करूं और किसको डीम्ड लेट आउट कंसिडर करूं। जिस प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इट इज बेनिफिशियल टू क्लेम दैट एज एसओपी बिकॉज वहां पर मेरी जीएवी जो है वो नील हो जाएगी। ठीक है, तो मैं दिल्ली वाले प्रॉपर्टी को क्या बोल दूंगी कि ये डीम्ड लेट आउट है, और मुंबई वाले प्रॉपर्टी को मैं बोल दूंगी ये मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो इन दोनों का जीएवी मैंने क्लेम कर लिया नील, और यहां पर मैंने इस प्रॉपर्टी को आई हैव कंसिडर्ड एज डीम्ड टू बी लेट आउट। सो यहाँ पर 50,000 पर मंथ विल बी द एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज 6 lakhs एनुअली माइनस 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। So 4,20,000 plus 10,92,000, that is the actual let out property. 15,12,000 will be the total value of or income under the head house property. ठीक है, so 15,12,000 will be the taxable amount. Now compute the income taxable under the head capital gains in the hands of Vivek. Now capital gains, now एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद आ रहा होगा, आप लोगों ने जब कैपिटल गेन पढ़ा है, अगेन मेरे वो अमेंडमेंट वीडियो में भी आपको ये सब मिल जाएगा कि इंडिविजुअल्स के लिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए उन्होंने एक रिलैक्सेशन डाला था। जब हमें ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हटाया तो ऑब्वियसली देयर वर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि अरे अब हमारी पुरानी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज हैं उन पे इंडेक्सेशन नहीं दोगे तो हमको तो टैक्स ज्यादा लगेगा वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, अगर तुमने 2024-23 जुलाई के पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी और 23 जुलाई 2024 के बाद उसको सेल कर रहे हो, तो तुम कैपिटल गेन तो नॉर्मल कैलकुलेट करोगे बिना इंडेक्सेशन के वगैरह, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते समय, दैट इज 112 में टैक्स कैलकुलेट करते समय, अगर आपका टैक्स बिफोर इंडेक्स प्रोविजंस मतलब ओल्ड प्रोविजंस दैट इज विथ इंडेक्सेशन एंड एट द रेट ऑफ 20% एंड आफ्टर द न्यू प्रोविजंस मतलब विदाउट इंडेक्सेशन बट रेट ऑफ टैक्स विल बी 12.5%। अगर आपका पुराने प्रोविजंस में टैक्स कम था, नए की वजह से टैक्स बढ़ रहा है, तो दैट एक्सेस शैल बी इग्नोर्ड, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो कंफ्यूजन क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर गलती कहाँ कर रहे हैं कि जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं जीटीआई निकालने के लिए, टीआई निकालने के लिए, या इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन निकालने के लिए, तब हमको कंपैरिजन नहीं करना है। इनकम चार्जेबल टू कैपिटल गेन विल बी सिंपल विदाउट इंडेक्सेशन। जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तब आपको वो कंपैरिजन करना है। ठीक है, कि जो अगर मेरा पुराना कम है तो मैं पुराना ही टैक्स पे करूंगी, मतलब मेरे को कैपिटल गेन लॉस नहीं मिलेगा। अगर इंडेक्सेशन की वजह से मेरा लॉस आ रहा है तो मुझे टैक्स नहीं देना है,
लेकिन मेरा कैपिटल गेन तो कैलकुलेट होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो कंप्यूटेशन मैकेनिज्म में ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टैक्स कंप्यूटेशन में ऑप्शन है, वो ध्यान रखना है। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में इनकम कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल है। हमने बात करी सेल्स कंसिडरेशन एज पर 50C, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड सेल्स कंसिडरेशन। ब्रोकरेज दिया है उसने 49 लाख का 1%, तो 49,000 का ब्रोकरेज हो गया हमारा। देन माइनस करके मेरा नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाता है 54-51, आउट ऑफ विच आई हैव रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अक्विजिशन। तो कॉस्ट मैंने कैसे निकाली वो भी मैंने आपको बताया। आप एफएम भी देखोगे, एसडी भी देखोगे और एक्चुअल कॉस्ट देखोगे। कंसिडरिंग दिस मेरा जो कैपिटल गेन आएगा वो है 4751। एंड अगेन यहाँ पे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, है ना। तो 4751 मेरा कैपिटल गेन हो गया, मेरी जीटीआई में इतना जुड़ेगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू मिस्टर विवेक। नाउ टीडीएस विवेक का कहाँ कहाँ पर डिडक्ट हुआ है? तो देखो, विवेक के जो सारे ट्रांजैक्शन है उनको एक बार अपन रिकैप करते हैं। तो पहले तो रेंट इनकम हुई है उसको, कैपिटल गेन इनकम हुआ है उसको प्रॉपर्टी सेल की वजह से, एंड उसने बाकी के एडिशनल जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं अपने, दैट आर रिलेटिंग टू योर LIC पॉलिसी एंड ऑल, ठीक है। तो इनकम में हमारे पास एक तो हाउस प्रॉपर्टी है और एक तो कैपिटल गेन है। इन हाउस प्रॉपर्टी में जैसा कि मैंने बताया, भले ही सामने वाला सैलरीड इंडिविजुअल है, बट 194IB 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ रेंट एक्सीड हो रहा है, टीडीएस अप्लाई हो जाएगा। इस सेक्शन में अगेन देयर वाज अ चेंज इन द रेट ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024, द रेट वाज रिड्यूस टू 2%। तो हमारे केस में जब हम मार्च में सामने वाला टीडीएस करेगा तो वो 2% से टीडीएस करेगा, 33,600 का टीडीएस हो जाएगा रेंट पर। एंड हाउस प्रॉपर्टी में अगेन एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी विचएवर इज हायर, तो 55 lakhs का 1% दैट इज 55,000, तो 33,600 प्लस 55,000 आपका जो है वो टोटल टीडीएस रहेगा, है ना। ना यहाँ पर आपका बिकॉज पॉइंट ऑफ डिडक्शन इज पोस्ट अक्टूबर, आप पूरे रेंट पर आप 2% से ही टीडीएस करोगे। सो 33,600 प्लस 55,000 इज आर 88,600, इतने का क्रेडिट उसके फाइनल टैक्स लायबिलिटी में वो क्लेम कर सकता है ना। नेक्स्ट इज in the financial year 23-22, sorry, 2033-34, Mr. Vivek received the maturity proceeds from both the policies, 40 lakhs एक का, 27 lakhs एक का। Considering the most beneficial to Mr. Vivek, which of the following statement is correct? ठीक है, देख लेते हैं हम ऊपर जा करके। तो हमको हमारा टोटल कंबाइंड अमाउंट जो है वो 5 लाख क्रॉस हो रहा है ना। मैं किस में बेनिफिट क्लेम करूं? तो ये तो 3.5 और 2.5 है। मैं एक किसी को एग्जेम्प्ट कर सकती हूँ, जिसको मैं एग्जेम्प्ट कर सकती हूँ वो अमाउंट है मेरा जिसपे मेरी मेच्योरिटी प्रोसीड ज्यादा है, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी। तो मैं ए को एग्जेम्प्ट क्लेम करूंगी और बी जो है वो मैं टैक्सेबल क्लेम करूंगी, है ना। नाउ कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर विवेक फॉर AY 25-26। टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ओल्ड प्रोविजंस, इसने BAC ऑप्ट नहीं किया है, तो पहले तो इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। इनकम हम लोग ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मुझे सिर्फ इसको नीचे रखना है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मैंने ऊपर निकाल ली है, कैपिटल गेन की इनकम मैंने ऊपर निकाल ली है। 62,63 मेरी GTI आ जाती है। मैंने LIC में इन्वेस्ट किया है एज आई ऑलरेडी मेंशन। 10% ऑफ सम अश्योर्ड के विद इन लिमिट्स है मेरा प्रीमियम, तो मैक्सिमम अप टू 1,50,000 80C में मैं डिडक्शन क्लेम कर सकती हूँ। 62,63 माइनस 1,50,000 विल बी माई टोटल इनकम, दैट इज माई टैक्सेबल इनकम, है ना। अब यहां पर भी देखो मैंने वही चीज हाईलाइट करी है, विदाउट इंडेक्सेशन। वाई? बिकॉज वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द इनकम तब कोई चेंज नहीं होगा ना। टैक्स में देख लेते हैं। टैक्स में मैंने ओल्ड न्यू, ये मैंने कैपिटल गेन के लिए लिखा है, ठीक है। ये ओल्ड न्यू रेजीम के लिए नहीं लिखा है बिकॉज उसने ऑप्ट नहीं किया, वो क्लियरली मेंशन्ड है कि वो ओल्ड में ही है, ठीक है। तो मैं स्लैब तो ओल्ड ही लगाने वाली हूँ, 2.5 लाख वाला। सो मैंने क्या किया है देखो, कैपिटल गेन को छोड़ करके बाकी इनकम पे पहले मैंने टैक्स निकाल दिया। तो मेरा कितना टैक्स आएगा, लेट अस सी। 1512,000 माइनस, सॉरी 1,12,000 में से मेरे को 1.5 लाख का एग्जेम्पशन भी मिलेगा। सो दैट इज 221100, ये मेरा कॉमन रहेगा दोनों जगहों पर। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन कैपिटल गेन
इन ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड में क्या होगा, मुझे मिलेगा इंडेक्सेशन एंड मेरा कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करा हुआ है। देखो ओल्ड में इंडेक्सेशन का उन्होंने आपको दे रखे हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस। तो मेरी कॉस्ट थी 7 लाख, 7 लाख में 363 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरा 2541 हो जाता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल्स कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज दिस माय गेन। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ 20%, जो कि पुराना रेट था, है ना, 291000 इंटू 20%। तो मेरा टैक्स आता है ऑन कैपिटल गेन 582। ठीक है, एज पर द ओल्ड कैपिटल गेन प्रोविजंस। ना न्यू प्रोविजंस के हिसाब से क्या होगा, सीधा सीधा इसके ऊपर 12.5% लग जाएगा। सो ये इंटू 12.5% इज 593। तो ये तो सेम है, ऑब्वियसली मेरा इसकी वजह से चेंज आएगा जो भी आएगा। तो न्यू में मेरा इतना टैक्स आ रहा है, ओल्ड में मेरा कम टैक्स आ रहा है, तो आगे भी मेरा कम ही आएगा, बट मुझे पूरा टैक्स कैलकुलेट करना है। एज द इनकम इज एक्सीडिंग 50 लाख, मेरे ऊपर सरचार्ज लगेगा 10% का। तो 803100 प्लस 10% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस, 918750 is my tax liability in the as per the old, again not old regime, old way for capital gain and new way for capital gain। तो मेरे लिए ये बेनिफिशियल है। तो द एक्सेस टैक्स, दिस एक्सेस टैक्स विल बी इग्नोर्ड, है ना। मैं इस एक्सेस टैक्स पे मैं मतलब इस एक्सेस ये टैक्स मुझे पे करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा टैक्स विल बी 582। ठीक है, सो माय फाइनल टैक्स लायबिलिटी विल कम 918750। ये है ना हमारा 918750। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। अब अभी ये टैक्स लायबिलिटी, अगर टैक्स पेबल पूछा होता तो हम इसमें से टीडीएस क्रेडिट वगैरह भी माइनस करके फिर टैक्स पेबल निकाल देते। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द क्वेश्चंस। अगेन क्वेश्चन सिंपल थे, लेकिन बहुत बेसिक बेसिक और माइनर माइनर चीजों की वजह से कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, कहाँ फोकस करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको बताया। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन्स, एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू रीच आउट। एंड इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक टू बी डिस्कस्ड कि ये कैसे इंटरप्रेट करना है या इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एनीथिंग विच यू थिंक कैन बी हेल्पफुल फॉर एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तो मेरी तरफ से डालूंगी रिविजन वीडियोस। बट एनीथिंग दैट यू फील इज रेलेवेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फील फ्री टू रीच आउट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।